Hi guys, myself Imin Upadhyay. Welcome in my channel that is James Classes. Today we are going to read about the chapter number 1 solid state. तो बच्चों आज हम लोग solid state के बारे में पढ़ेंगे. solid state होता क्या है और कोई भी थिंग्स ले लीजिए, चाहे वो लिविंग थिंग्स ले लीजिए, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स ले लीजिए, वो सारे लिविंग थिंग्स को कैसे आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स. तो हम लोग वैसे ही मैटर को भी उनके कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग ही करते हैं, मीन्स आइडेंटिफाई करते हैं. तो बच्चों बता दें कि जितने भी सॉलिड स्टेट होते हैं, सॉलिड स्टेट की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और उन कैरेक्टर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि उनके कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं. तो सबसे फर्स्ट कैरेक्टर जो होता है सॉलिड का, कि सॉलिड का जो शेप होता है वो क्या होता है, डिफिनिट होता है. इट हैज डिफिनिट शेप. क्या होता है, हाँ डिफिनिट शेप मींस सॉलिड को कहीं भी रख दें तो उसका शेप क्या होता है, डिफिनिट होता है. आप लोग जानते ही हैं, क्लास 9 में भी पढ़ेंगे आप. ठीक है, अब बताइए बच्चों क्यों इसका शेप क्या होता है, डिफिनिट होता है. इसका शेप क्यों डिफिनिट होता है, इसका शेप बच्चों इसलिए डिफिनिट होता है कि इनके पार्टिकल पास पास होते हैं. इनके पार्टिकल क्या होते हैं, पास पास होते हैं. इनके पार्टिकल पास पास होते हैं. इस तरह का अरेंजमेंट होता है सॉलिड में. ठीक है, अब इनके इनके पार्टिकल पास पास क्यों है, मीन्स इनके पार्टिकल पास पास क्यों है, जिसके कारण डिफिनिट शेप है इसका. तो ये होता है कि इनके पार्टिकल के बीच दो तरह के टू टाइप के फोर्स अप्लाई होते हैं. कौन कौन से, एक तो होता है बच्चों अट्रैक्टिव फोर्स और सेकेंड इज रिपल्सिव फोर्स. अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स, दो तरह के फोर्स वर्क करते हैं, तभी इसका शेप क्या होता है, डिफिनिट होता है. अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होता है, रिपल्सिव फोर्स कम होता है. दो पार्टिकल टू आर मोर देन टू पार्टिकल के बीच अट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है, हाई होता है, मोर देन अट्रैक्टिव फोर्स इन कंपैरिजन टू लिक्विड एंड सॉलिड, वेयर रिपल्सिव फोर्स इज लेस देन इन कंपैरिजन टू लिक्विड एंड गैस. मींस लिक्विड और गैस के कंपैरिजन में इसका जो सॉलिड का अट्रैक्टिव फोर्स है, उनके पार्टिकल्स के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है ज्यादा होता है और रिपल्सिव फोर्स कम होता है. तो फर्स्ट चीज ये हो गई. तीसरी चीज कि इनके ये जो पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स के बीच में कुछ गैपिंग होता है. उस गैपिंग को बोला जाता है बच्चों इंटरस्टिशियल स्पेस. क्या बोला जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस. और ये इंटरस्टिशियल स्पेस जो होता है वह सॉलिड में बहुत ही कम होता है. वह सॉलिड में बहुत ही कम होता है, सॉलिड में कम होता है. किसके कंपैरिजन में, लिक्विड और गैस के कंपैरिजन में. लिक्विड में इंटरस्टिशियल स्पेस ज्यादा होता है और गैस में बहुत ही ज्यादा होता है. ठीक है, ये तो इंटरस्टिशियल स्पेस की बात हो गई. अगर हम बात करें कि अट्रैक्टिव फोर्स सॉलिड होते हैं, वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं. क्या होते हैं, हार्ड होते हैं. कुछ बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होते, बहुत कम है होते हैं, लेकिन हार्ड होते हैं. ठीक है ना. फिर तो है कि जितने भी सॉलिड होते हैं उन सॉलिड का जो अगर मान लीजिए कि मेल्टिंग पॉइंट, तो जनरली हम इसके टाइप जब देखेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे, लेकिन ये भी बता दें सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है. कहने का मतलब मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है. अब इसमें बात दो तरह की आती है. कुछ में मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट एक रेंज में होता है, एक रेंज में होता है. कुछ सॉलिड की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो रेंज में नहीं होते हैं. वो उसमें कई रेंज दे दिए जाते हैं, उनमें दो रेंज दिए जाएंगे और दो रेंज के बीच का हम लोग मान लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट बिटवीन टू रेंज. बिटवीन टू रेंज मीन्स जैसे 80 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 120 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये सॉलिड मेल्ट होगा और यही मान लिया जाता है
मेल्टिंग पॉइंट। तो समझ में आया, मेल्टिंग पॉइंट कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट एक रेंज में रहता है, कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट रेंज में नहीं रहता है, बल्कि दो रेंज के बीच का मान लिया जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये तो कुछ प्रॉपर्टी हो गया जिस प्रॉपर्टी के बेस पे हम किसी भी थिंग्स को ये बता सकते हैं कि यह सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो एक कैरेक्टरिस्टिक जो हमने बताया वो सॉलिड का। तो अब हम बात करेंगे कि सॉलिड के टाइप की, सॉलिड कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम उसके बारे में बात करते हैं। सॉलिड जो होता है बच्चों वो कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। हमारे जो सिलेबस में दिया गया है कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं सॉलिड। कौन कौन से? एक होता है बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, और एक होता है एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड कितने टाइप के होते हैं? देयर आर 2 टाइप ऑफ सॉलिड, दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। और हमने बताया किसी भी सॉलिड को उनके कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो हम इनके भी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानेंगे और कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे हम इसको समझेंगे कि ये एक्चुअल में है क्या। तो सबसे फर्स्ट जो आपका है क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम ले लेते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है और क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम आगे कैसे पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। चलिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड बच्चों जो है वो 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप। कौन कौन से? एक तो हो गया आपका बच्चों आपका हो गया आयनिक सॉलिड, दूसरा कोवैलेंट सॉलिड, थर्ड इज मेटालिक सॉलिड, और फोर्थ इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो कितने टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गए बच्चों? 4 टाइप के। कौन कौन से? एक तो आयनिक सॉलिड हो गया, दूसरा कोवैलेंट सॉलिड हो गया, थर्ड इज मेटालिक सॉलिड एंड फोर्थ इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब अगर हम इनके कैरेक्टर को न जान करके हम इन सभी के कैरेक्टर को जान जाए तो टोटल मिला के जो कैरेक्टर बनेंगे वो इसी कैरेक्टर के होंगे। तो हमको इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमको इसके बारे में जानना है और इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है ताकि इसकी कोई भी प्रॉपर्टीज आप इसमें ले जा करके रख सकते हैं। तो अगर इसको हम पढ़ लेते हैं, जान जाते हैं, अच्छे समझ लेते हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का डेफिनेशन कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बता देगा, पूछ लेगा तो हम बता सकते हैं। सबसे फर्स्ट है आपका आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड क्या होता है? आयनिक सॉलिड में देखो ये आयन है, क्या है? ये आयन। आयन क्या होता है? ऐसे एटम जिसमें चार्जेस होते हैं, ऐसे एटम जो चार्जेस पे कन्वर्ट होता है। जब एटम पर चार्ज आ जाते हैं तब वो आयन के का फॉर्म ले लेता है, आयन के रूप में हो जाता है, इस आयन बन जाता है। आयन 2 तरह के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? कैटायन होता है, एनायन होता है। कैटायन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और एनायन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो हम आयनिक सॉलिड की बात करें तो आयनिक सॉलिड की प्रॉपर्टीज कुछ होती हैं, उनके बारे में जानते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। इसको इरेज कर दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। सबसे फर्स्ट है आयनिक सॉलिड। तो आयनिक सॉलिड के जो कैरेक्टर्स होते हैं, फर्स्ट कैरेक्टर जो है बच्चों आयनिक सॉलिड का, तो ये जो सॉलिड होते हैं वो जिस पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं वो क्या होते हैं? आयन होते हैं। आयन होते हैं। क्या होते हैं? आयन होते हैं। कितने तरह के आयन होते हैं? एक तो होता है भैया कैटायन और दूसरा होता है एनायन। एक होता है कैटायन, दूसरा होता है एनायन। तो कैटायन जो होता है उसमें कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। और आयन जो होता है वह नेगेटिव चार्ज होता है। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो गया क्या? आयन। क्या हो गया? कंस्टिट्यूएंट
कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब बता दें कि जो आयनिक सॉलिड होता है उनके पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर होता है। अगर हम बात कर लें अरेंजमेंट की, तो इनका अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है, ऐसे लिख देते हैं Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस फिर Na प्लस फिर Na प्लस Cl माइनस Na प्लस और Cl माइनस। थोड़ा सा और एक बढ़ा दें, Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस। तो यहाँ पे कैसा अरेंजमेंट है इसका, जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, एक बेसिक सा सिंपल सा इसका सिस्टम है कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनका अरेंजमेंट जो होता है वो रेगुलर ऑर्डर में होता है। ठीक है, इनका जो अरेंजमेंट होता है इनका एक कॉमन है सबका, चाहे वह आयनिक सॉलिड हो, चाहे वह मॉलिक्यूलर सॉलिड हो, चाहे वह पेटाइलिक सॉलिड हो, चाहे वह कोवैलेंट सॉलिड हो, कोई भी सॉलिड है तो उनका नोट में लिख लीजिएगा यहाँ पे कि उनका जो अरेंजमेंट होता है, उनका जो अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का वो रेगुलर अरेंजमेंट होता है। कैसा होता है? रेगुलर अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट होता है इन लॉन्ग रेंज ऑर्डर, इन लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर मतलब ये कहीं पर भी चले जाओगे तो अरेंजमेंट रेगुलर होगा, बिगड़ेगा नहीं बिगड़ना मतलब इरेगुलर नहीं होगा। कहीं पर भी चले जाओ, किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में चले जाओगे तो वही यहाँ पे रेगुलर अरेंजमेंट मींस क्या होता है? Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस। तो इसका Na प्लस एक प्लस तो माइनस, दूसरा माइनस एक प्लस, दूसरा माइनस एक प्लस, दूसरा माइनस एक प्लस, दूसरा माइनस, ये रेगुलर अरेंजमेंट हो गया। या एक प्लस तो सारा प्लस 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 ही, ठीक है। एक माइनस तो सारा माइनस माइनस, चाहे जहां चले जाओ वो माइनस माइनस आ जाए। तो क्या होगा एक तरह का रेगुलर अरेंजमेंट होगा, और वो भी थोड़े जगहों के लिए नहीं, चाहे आप जहां चले जाओ चाहे जहां से ले लोगे वहां पे अरेंजमेंट ऐसा ही पाओगे। तो इसीलिए लिखा गया इन लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अब देखिए इनका जो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनका अरेंजमेंट इस तरह से होता है। तो जब इस तरह से होता है बच्चों, मान लीजिए सोडियम को हम ले रहे हैं, सोडियम को लिया हमने, सोडियम को लिया, एक क्लोरीन आ गया, यहाँ पे क्लोरीन आ गया, यहाँ पे क्लोरीन आ गया और यहाँ पे क्लोरीन आ गया। तो एक क्लोरीन नेगेटिव चार्ज, एक क्लोरीन नेगेटिव चार्ज, एक क्लोरीन नेगेटिव चार्ज और एक क्लोरीन नेगेटिव चार्ज। तो चारों क्लोरीन नेगेटिव चार्ज कौन अट्रैक्ट कर रहा है? सोडियम पॉजिटिव चार्ज। तो किस फोर्स से अट्रैक्ट करेगा? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है बच्चों, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मिलकर के कौन सा फोर्स अप्लाई होता है? यहाँ पे अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। प्लस और माइनस के बीच लगने वाला फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ही इसमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। अब देखिए इनमें जब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है, जिसके वजह से ये क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। जिसके वजह से क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं, हार्ड होते हैं। अब देखिए अब जब हार्ड होते हैं, इसलिए नमक देख लो, हार्ड होते हैं लेकिन उसको एक बार थोड़ा सा झटका दे दो तो क्या हो जाता है? अलग अलग बिखर जाते हैं। तो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है लेकिन हार्ड माना जाता है। नेक्स्ट है इसकी मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत हाई होता है ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। अगर इसकी बात करें, अगर हम बात करें हीट ऑफ फ्यूजन और हीट ऑफ वेपराइजेशन की, हीट ऑफ फ्यूजन एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो वह बहुत ही ज्यादा होता है। ये क्या होता है भैया? हीट ऑफ फ्यूजन और हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में बता दें कि हीट ऑफ वेपराइजेशन जो होता है बच्चों, कोई भी
लिक्विड जब सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिस टेम्परेचर पे होता है उसी टेम्परेचर को बोला जाता है, उसी पॉइंट को बोला जाता है, उसी टेम्परेचर को बोला जाता है हीट ऑफ वेपराइजेशन। और आप हीट ऑफ फ्यूजन मतलब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है या लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है, तो उसका जो हीट लगता है जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो जितना हीट हम देंगे उतना ही लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए भी लगेगा। तो वही जो हीट सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए लगती है वही क्या होता है, हीट ऑफ फ्यूजन। इजीली बताया गया और इसका अगर डिफिनेशन देख लेंगे तो थोड़ा सा अलग है। तो आपका अगर जनरली आपको समझना है तो आप इतना समझ लीजिए कि हीट ऑफ वेपराइजेशन उसे बोलते हैं जो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हीट दिया जाता है। अगर हीट दिया जाता है तो एक फिक्स्ड अमाउंट को, पर्टिकुलर अमाउंट को हम कितनी एनर्जी दें ताकि वह लिक्विड में गैस में कन्वर्ट हो जाए, वो होता है हीट ऑफ वेपराइजेशन। और हीट ऑफ फ्यूजन सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए होता है। तो इनका बहुत ही हाई होता है, समझे। नेक्स्ट है, तो बच्चों अगर हीट ऑफ फ्यूजन की बात करें, हीट ऑफ वेपराइजेशन हमने समझ लिया। उसके बाद हम ये बता दें कि इनमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं इनके, वो क्या होते हैं, आयंस होते हैं। तो आयंस होने की वजह से इनका जो अगर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देखें तो इनमें ये हीट के कंडक्टर होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में कौन कौन से आ जाएंगे, आपके NaCl आ जाएगा, KCl आ जाएगा, ठीक है, और जो है आपके CaCl2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये आपके जो है आयनिक सॉलिड है। तो आयनिक सॉलिड का फिर से हम बता दें कि आयनिक सॉलिड में जो आयंस पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, कैट आयन, एनायन होते हैं, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। यह एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं, सॉलिड है, इनका अरेंजमेंट क्या होता है, रेगुलर होता है। इनके बीच प्लस और नेगेटिव का साइन होने के कारण इनके बीच का जो फोर्स होता है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण कौन सा बांड बनाते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बांड बनाते हैं। इस बांड के कारण बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं लेकिन तब पर भी हार्ड होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इसका फिक्स्ड होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है फिक्स्ड होता है और फिक्स्ड होता है और ऊंचा भी होता है, हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है हीट ऑफ फ्यूजन एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसका हीट ऑफ फ्यूजन और हीट ऑफ वेपराइजेशन हाई होता है। ये जो आयंस होते हैं, ये जो सॉलिड होते हैं, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि इसमें आयन पाया जाता है, आयन पाए जाने के कारण इनमें कंडक्टेंस होता है। सेकेंड क्या होता है बच्चों, कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड क्या होता है, कोवैलेंट सॉलिड की बात करें तो ये जो सॉलिड होते हैं, ये इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कौन से पार्टिकल्स होते हैं, एटम होते हैं। क्या होते हैं, एटम। उसमें क्या था, आयनिक सॉलिड में आयन होता है, तो इसमें क्या है, आपके एटम अरेंज होते हैं इन लॉन्ग अरेंज ऑर्डर, ठीक है। अब देखिए इनका पार्टिकल क्या हो गया, एटम। दूसरा कि इनके जो एटम होते हैं उनका अरेंजमेंट एक 3D स्ट्रक्चर में होता है, 3D नेटवर्क में होता है, 3D नेटवर्क में होता है इनके पार्टिकल, इनके एटम का अरेंजमेंट। नेक्स्ट है, इनको हम जेंट मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, जेंट मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं क्योंकि इनके जो एटम है वो एक दूसरे जुड़ जुड़ करके एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसलिए इसे जेंट मॉलिक्यूल कहा जाता है। नेक्स्ट है कि अगर कोवैलेंट सॉलिड की बात करें तो ये जो कोवैलेंट सॉलिड का जो, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टेंस की बात करें तो
ये क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। क्यों भैया, क्यों इनका इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट के बैड कंडक्टर होते हैं? क्योंकि बच्चे बता दें कि अगर हम NaCl को ले लेते हैं तो NaCl टूटता है, ब्रेक होता है Na प्लस में और Cl माइनस में, Na प्लस में ब्रेक होता है और Cl माइनस में, तो यहाँ पे क्या बनते हैं, आयंस बनते हैं। बट अगर कोवैलेंट बॉन्ड की बात करें तो कोवैलेंट कंपाउंड की बात करें तो कोवैलेंट कंपाउंड ब्रेक होते हैं तो आयन का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, और जब वे आयन का फॉर्मेशन नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। इसके साथ साथ ये बता दें कि जो ये कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े से हार्ड होते हैं। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। अगर हम हीट ऑफ फ्यूजन और हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करें, फ्यूजन एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करें तो इस एक हाई होता है। क्या होता है, हाई होता है। हीट ऑफ फ्यूजन एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में बता चुका हूँ। हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, हाई होता है। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो सिलिका नाइट्राइड क्या होता है, इसका एग्जांपल होता है, और बहुत सारे एग्जांपल है ग्रेफाइट का जो, ठीक है, ये एग्जांपल है। तो ये तो हो गया आपका कोवैलेंट सॉलिड, समझ आया आपको। नेक्स्ट है मेटालिक सॉलिड। क्या है, मेटालिक सॉलिड। अब मेटालिक सॉलिड होता क्या है बच्चों, जान लो कि मेटालिक सॉलिड जो होता है, मेटालिक सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेटल होते हैं बच्चों। मेटल क्या होते हैं, मेटल होते हैं। अब जैसे आयरन की रॉड ले लीजिए, उसमें सिर्फ मेटल ही तो रहेगा, तो बात की बात है। अगर प्योर नहीं है, अगर इम्प्योर है तो उसमें और मटेरियल आते हैं। कि अगर प्योर आयरन की बात करें तो आयरन रॉड की, प्योर आयरन रॉड की बात करें, प्योर आयरन रॉड में मेटल ही तो पाया जाएगा। चलिए, अगर हम इसकी कंडक्टिविटी की बात करें, कि इनकी स्ट्रक्चर की बात करें, तो पहले स्ट्रक्चर जान लेते हैं कैसा होता है। ये इसमें जो है आयरन, हम इस तरह से हमने इसको अरेंज कर दिया, इस तरह से हमने आयरन को क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। आयरन को अरेंज कर दिया। अब भैया कब जब कंडक्टेंस में इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर कोई भी होता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होती है, जब आयंस रहते हैं तब प्रोड्यूस होती है। इसमें तो आयन है नहीं। लेकिन अभी किसी भी आयरन रॉड को ले जाओ, अगर किसी भी इलेक्ट्रिसिटी अगर चल रही हो, ठीक है, तार, तो तार को टच करा दो, देखो करंट लगता है कि नहीं, एक बार ट्राई करिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए आयरन जो है, अब यहाँ पे अगर जैसे ही अभी तो ऐसे है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हीट या इलेक्ट्रिसिटी के संपर्क में आता है, ये ब्रेक हो जाता है टू पार्ट में। किसमें, टू पार्ट में ब्रेक हो जाता है। फर्स्ट है ये 2+ या 3+ बनाएगा, 2+ या 3+, जो भी 2+ ही ले लेते हैं, 2+, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, और इसी इलेक्ट्रॉन के कारण इलेक्ट्रॉन वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर होने लगते हैं, और इसी कारण इनमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लगती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। नेक्स्ट बच्चों,
ये भी क्या होते हैं, बहुत ही हार्ड होते हैं, बहुत ही हार्ड होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये सोनोरस होते हैं। क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इसको मोड़ना चाहो तो मुड़ जाएगा, ट्रेन की आवाज भी करेगा, इसलिए घंटा वगैरह बेल वगैरह उसी का बनाते हैं। ठीक है, और ये इनका जो एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल की बात करें तो बच्चों बता दें हम, जैसे एपी हो गया, सीयू हो गया, एजी हो गया, ये सब क्या है, ये सब आपके ये तो है मेटालिक सॉलिड। अगर इसकी बात करें इनके मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ही हाई होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ही हाई होता है। हीट ऑफ फ्यूजन और हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करें तो ये भी बहुत ही हाई होता है, समझे। तो ये हो गया आपका मेटालिक सॉलिड। और इसी के साथ ये भी खत्म कर दें। नेक्स्ट है क्या आपका लास्ट वाला बचा है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है बच्चों, वो देख लो। मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं। क्या होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं। मॉलिक्यूल मींस जब कोई भी, जैसे वाटर है तो वाटर में ढेर सारे वाटर के मॉलिक्यूल रहेंगे ना, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हमारा क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। ये मॉलिक्यूल क्या होते हैं, अरेंज होते हैं एक दूसरे। तो सबसे पहले हम इनके टाइप की बात कर लेते हैं। जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं वो अलग अलग टाइप में, अलग अलग टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं, 3 टाइप में पाए जाते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड इज क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट, दैट इज पोलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, सॉलिड। नेक्स्ट है पोलर हो गया, नॉन पोलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लास 11 में आप लोग पढ़ लिए थे हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड हर जगह आएगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलर बॉन्ड होता है बच्चों, पोलर बॉन्ड क्या होता है, पोलर बॉन्ड में पोल्स होते हैं। जैसे हम मान लीजिए ले लेते हैं HCl, HCl एक टर्म आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। क्या टर्म आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। सबसे पहले इसको जान लो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो इसका मीन्स ये हुआ कि उसके पास एक टेंडेंसी है कि वह दूसरे जिस एटम से बॉन्डेड है तो बॉन्डेड वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखता है, उसके पास एक टेंडेंसी है अवेलेबल, ठीक है। वह दूसरे एटम से के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, ले नहीं सकता, अट्रैक्ट करता है। जैसे हम मान लें हाइड्रोजन क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से कम होती है। तो इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो गया। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच डिफरेंस आ जाता है तभी पोलर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, पोलर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। अब देखो हाइड्रोजन क्या हुआ, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1 होता है, क्लोरीन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना होता है 7 होता है, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो क्लोरीन अपना ऑब्जेक्ट कंप्लीट करने के लिए ए ले लिया, इसका लेता नहीं है, वो क्या करता है शेयरिंग करता है, म्यूचुअल शेयरिंग होता है ना। कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है बनता कैसे है, म्यूचुअल शेयरिंग से। तो यहाँ पे क्या होगा भैया, यहाँ पे बॉन्ड बन गया। बॉन्ड कैसा बना, इस तरह का। तो इसमें एक तो हो गया आपका हाइड्रोजन का बॉन्ड, एक तो हो गया आपका कैसा क्लोरीन का बॉन्ड। तो जब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तब यह हाइड्रोजन के बॉन्ड को भी अपने पास
अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। वहीं अगर सोडियम क्लोराइड की बात करें, सोडियम क्लोराइड में सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन, सोडियम क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन निकालता है और अपने प्लस चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन निकालता है और अपने माइनस चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन, सॉरी निकालता नहीं, यही जो इलेक्ट्रॉन है आपका, यही जो इलेक्ट्रॉन है, यही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यह ले लेता है और क्या फॉर्म करता है, Cl माइनस, यहाँ पे Cl2 होता है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 Na, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे 2Cl माइनस, और ये अब Na प्लस 2Na प्लस 2Cl माइनस क्या बन जाता है, 2NaCl कंपाउंड बन जाता है। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पूरा कंप्लीटली ट्रांसफर होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हाफ हो रहा है, मीन्स पार्शियली मीन्स आधा, मीन्स पूरी तरह से वो नहीं दे रहा है, भले ही अट्रैक्ट कर ले रहा है भैया हमारे, जैसे चीन और इंडिया का हो रहा है सिस्टम, चीन कर रहा है ये हमारा, इंडिया का रहा है हमारा, जो पार्ट किसका है, इंडिया का, इंडिया छोड़ेगा नहीं, ठीक है। तो वही बात है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन की बात करें, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन ने क्या किया, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अपने पास खींच लिया, इसके कारण इसमें पोलर की प्रॉपर्टी आ गई, पोल बन गए, पॉजिटिव चार्ज, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और पार्शियली नेगेटिव चार्ज। अब देखिए इस यही चार्ज बनने के कारण इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करें तो हो गया, तो समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट है नॉन पोलर, नॉन पोलर की बात करें, Cl2, देखो इसका Cl सिंगल बॉन्ड Cl, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर इस क्लोरीन की बात करें, इस क्लोरीन की बात करें, दोनों क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक के बीच डिफरेंस मतलब कि 0 है, इनके बीच का डिफरेंस जो है इलेक्ट्रॉनिक का 0 है, इसके कारण इसमें कोई भी चार्जेस अप्लाई नहीं किए जाएंगे, अप्लाई नहीं होंगे, कोई भी चार्जेस आएगा नहीं इस पे। तो ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। वही अगर हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे H2O ले लो, H2O को अरेंज करें इस तरह से अरेंज हो गया भैया। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा, इससे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। कैसे खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक जिसकी ज्यादा होगी उसकी पैटर्न ज्यादा होगी खींचने की, तो इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन ने खींचा तो इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया, पार्शियली नेगेटिव, और हाइड्रोजन को पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अब देखिए ऐसा तो है नहीं कि मान लीजिए वाटर में मिले एक ही मॉलिक्यूल वहां पे रहेगा, ढेर सारे मॉलिक्यूल होंगे, तो ढेर सारे मॉलिक्यूल बना दिया, 2 मॉलिक्यूल बना रहे, यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज जैसे इसका बना है वैसे इसका भी बनेगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज। अब देखिए ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, पार्शियली नेगेटिव चार्ज के बीच क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा, और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोला जाता है भैया हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोला जाता है, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कोई बॉन्ड बना, कोई सॉरी बॉन्ड बना, ये बहुत ही वीक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है बहुत ही वीक बॉन्ड होता है, टूट जाता है आराम से। लेकिन बच्चों कहीं पे चार्जेस डेवलप हुए, जितने भी चार्जेस डेवलप हो रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ कैंसिल हो जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, नहीं होगी। जो प्योर वाटर होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इसीलिए नहीं होता है क्योंकि उसमें कोई भी चार्जेस नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो इस तरह से आपका क्या क्या आज क्लियर हुआ, सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ा, सॉलिड के जो है कितने टाइप्स होते हैं
और कुछ टाइप्स में हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड को पढ़ा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने प्रकार कितने टाइप के होते हैं। उसमें जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है, मॉलिक्यूलर सॉलिड के टाइप के बारे में भी हम लोग पढ़ लिया। तो हम लोग कल बात करेंगे एमार्फस सॉलिड के बारे में कि एमार्फस सॉलिड होता क्या है और उसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।